मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीटी ग्राफ के लिए थर्ड कंडीशन बता दी थी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है? आपकी एक समान आत्वरित गति के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, बीटी ग्राफ। तो आप जब आपका एक समान गति के लिए बनाते हैं तो ग्राफ सीधी रेखा के रूप में मिलता है। ये हो गया आपके T1, T2, T3 एंड ये हो गया आपका B1, B2 एंड B3। ठीक है, तो ये जो एरिया है B1, B2 के बीच में, यहाँ से हमें त्वरण मिलेगा A1 डैश, यहाँ से त्वरण मिलेगा B2 और B3 के बीच में। इसको बोला मैंने A2 डैश। A1 A2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डैश लगाना ही है। ठीक है, तो अब हम पहले वाले एरिया के लिए, पहले वाले इतने एरिया के लिए हम निकालेंगे तो B2 और B1 को लेंगे। तो B2 माइनस B1 बराबर होगा किसके? इस वाले एरिया के, यानी B3 माइनस B2। अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करना है तो B2 माइनस B1 करें, चाहे B3 माइनस B2 करें। ठीक है, बराबर ही होना है। इसी टाइप से चाहे T2 माइनस T1 करें या T3 माइनस T2 करें तो बराबर ही होगा। जब इनका हम डिवाइड लगा देंगे B2 माइनस B1 में अपॉन T2 माइनस T1 का, और B3 माइनस B2 में अपॉन T3 माइनस T2 का। तो आपको पता है वेग में अंतर बटे समय में अंतर आपका होता है त्वरण के बराबर। इसको लिखा त्वरण A1 डैश, इसको लिखा त्वरण A2 डैश, जो कि पहले ही हमने मान लिया था। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन, मतलब नेक्स्ट कंडीशन है आपकी असमान अत्वरित गति के लिए। असमान में जब भी होता है तो ग्राफ सीधी रेखा में ना मिलके कर्व के रूप में मिलता है हमें। ठीक है, तो ये हो गया आपके समय T1, T2, T3, ये हो गया आपके वेग B1, B2 और B3। ठीक है, तो अभी इसमें मैंने बताया था आपको, थर्ड कंडीशन में भी बताया था, उसमें भी असमान ग्राफ बन रहा था। तो इसमें क्या होता है, असमान ग्राफ में मतलब कर्व के रूप में मिलता है। तो ये जो बीच में कॉमन होता है B2 या फिर T2, इसको कॉमन मान के हम इसमें से ही, इसको अंतिम मान के हम, अंतिम वेग या अंतिम समय मान के इसमें से ही हम B1 को माइनस करना है, इसमें से ही B3 को करना है। ठीक है, यानी कि B2 में से B1 को माइनस करना है और B2 में से ही हमें B3 को करना था, लेकिन यहाँ उल्टा लिख लिया हमने, तो मतलब ये नॉट इक्वल टू हो गया, हो ही नहीं सकता। इसी टाइप से टाइम में भी मैंने लिख लिया तो ये भी नॉट इक्वल टू हो गया। और जब इनका डिवाइड लगा देंगे जैसे मैंने ऊपर किया था, तो ये A1 और A2 डैश के बराबर होगा। मतलब A1 इसको बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही गलत लिख दिया। ठीक है, B2 में से ही करना था B3 को माइनस। तो ये हो गया आपका कंडीशंस। अब इसमें एक और करके है, मतलब कंडीशन तो नहीं है लेकिन अलग से है ये नोट करके, कि हम बीटी ग्राफ में क्या करते हैं। कभी कभी बीटी ग्राफ होता है आपका B1, B2, B1 और T1 है। ठीक है, ये B2 और T2 है। तो ये सीधी रेखा में ग्राफ मिल गया। ये आपका पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने A बोला, इसको B, इसको आगे बढ़ा दी लाइन, तो ये C, ये D। क्या होता है कि अब हम बीटी ग्राफ में दो समय अंतराल दिए, जैसे T1 और T2। तो T1, T2 के बीच में जो हम घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इतना एरिया, ये पूरा आपका A, T, E और B के बीच का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना, ठीक है, वो हमारा बराबर होगा वस्तु के कुल विस्थापन के बराबर। मतलब T1, T2 के बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमें कुल दूरी बताएगा वस्तु की, या कुल विस्थापन। तो अब हम निकालेंगे क्या? T1, T2 के बीच की कुल दूरी। और मैंने बताया कुल दूरी होगी किसकी? क्षेत्रफल के बराबर। तो अब हमें निकालना है क्षेत्रफल इस पूरे एरिया का। तो इसमें देखो, एक तो ट्राइंगल आ गया, नीचे आ गया ये आयत आपका। ठीक है, रेक्टेंगल। तो पहले हमने लिखा ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल प्लस रेक्टेंगल ACED का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता है ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे हाइट, यानी ऊंचाई। ठीक है, भुजा की लंबाई, तो 1/2। ठीक है, आधार में जब देखते हैं हम, तो आधार में हम, ये जो आधार है हमारा AC, उसको हम DE के बराबर नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल मान सकते हैं, DE के बराबर। और DE में आपके T1, T2 आ गए, तो हम T1, T2 दोनों को कवर करना पड़ेगा। तो लिखा हमने T2 माइनस T1 और आधार गुणे ऊंचाई। और ऊंचाई आप देखेंगे ये वाली, तो इसमें क्या क्या कवर हो रहे हैं, ये देखो, इसके बराबर होगा ये इस वाली लाइन के बराबर, यानी B1, B2। तो B2 माइनस B1, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू B2 माइनस B1 इंटू T2 माइनस T1 आधार गुणे ऊंचाई। और प्लस आपका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? आपका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, तो आपकी लंबाई देखते हैं। ठीक है, ये आपका आयत है, इसमें आपकी लंबाई देखते हैं, ये है, ये पूरी यहाँ तक ये है। ठीक है,
अब इस लाइन में आप देख रहे हो एक ही बेग मिल रहा है b1, तो लिखा मैंने b1 इनटू, ठीक है, मतलब कि आपका ये होता है ना, एक भुजा होती है, या तो लंबाई गुणे चौड़ाई बोल दो, ठीक है, या फिर आधार गुणे कोई भी दूसरी भुजा की लंबाई, ठीक है। तो आपका आधार हो गया आधार में देखोगे तो ये हो गया, तो मिला आपको T2 माइनस T1। और ये वाली जब भुजा लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, वैसे तो लंबाई गुणे चौड़ाई से देख लो आप, तो लंबाई आपकी हो गई ये, तो इसमें आपको दिख रहा है क्या मिल रहा है इस पॉइंट पर, बेग b1, तो लिखा आपने b1 इनटू, और लंबाई ये लंबाई हो गई, ठीक है, चौड़ाई आपकी हो गई ये T1 T2 यानी T2 माइनस T1, तो ये हो गया आपका छेदफल, ठीक है। कभी कभी आ सकता है तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है गति के समीकरण, जिनको मैं डेरिवेशन करवाऊंगी। तो पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि प्रारंभिक बेग बराबर अंतिम बेग बराबर प्रारंभिक बेग प्लस त्वरण गुणे समय। इसका डेरिवेशन भी है पूरा, एक्सप्लेन करूंगी मैं कैसे ये सिद्ध हुआ। अभी आप इतना ही पढ़िए, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।